हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। इस आधुनिक भारत के अंतर्गत मैंने अभी तक आप लोगों को 6 चैप्टर टोटली कंप्लीट कर दिया। लास्ट चैप्टर हमने 1857 की क्रांति को आपको 4 वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद उससे पहले हमने ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव हो या फिर मराठा हो, नवीन राज्यों का उदय हो, या ये कहिए कि मुगलों का पतन या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो, ये सारा टॉपिक हमने 6 टॉपिक आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है। बस इसके प्रश्न और उत्तर बाकी हैं, जो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। पूरी एक एक चैप्टर का 25 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर से एनसीईआरटी के बेस पे, वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही जल्द सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। इसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूं, क्वेश्चंस लिख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद से प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे तो और हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आज दोस्तों मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसका नाम है कंपनी का संवैधानिक विकास, यानी भारत में कंपनी ने अपना संवैधानिक विकास कैसे किया, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जो 1857 की क्रांति के बाद ही हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताता हूँ। कंपनी का संवैधानिक विकास हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, और जब कभी मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, यानी भारतीय राज व्यवस्था के बारे में जब हम बताएंगे, तो वहाँ पर भी संवैधानिक विकास की जाती है। बस इतना ही अंतर है कि वो संवैधानिक विकास भारत के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है और यहाँ कंपनी को, लेकिन ये कंपनी वाला ही वहाँ तक जाता है, और जब आज़ादी हमें मिल जाती है तो उसके बाद से जो उसमें परिवर्तन किया जाता है वो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में होता है, लेकिन पढ़ना इसे वहीं पर है। तो इस दौरान हम लोग दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट्स हमारे छूट जाएंगे। जिस पॉइंट्स को हम पॉलिटिकल व्यू से जब पढ़ेंगे तब हम वहां पर पढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हम छोड़ने नहीं देंगे, छूटेगा नहीं। अगर आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सारे सीरीज को अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो मेरा वादा है आपसे कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और बनाइए, वो छूटेगा नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि टर्मोलॉजी में अंतर हो सकता है, शब्दों के चयन में अंतर हो सकता है, शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है एसएससी के थ्रू या किसी भी एग्जाम के थ्रू, उसके अर्थ को समझना होता है मुश्किल। बाकी इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं डिटेल्स में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम लोगों को भारत में हम कंपनी का संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परिचय बताएंगे कि कैसे ये आया, फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आई थी वो क्या थी, और 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा अभी हमें पढ़ने 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1857 के विद्रोह होता है, विद्रोह के बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1891 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 तक का भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से जो छोटे छोटे आता है उसको हम लोग नेशनल मूवमेंट में देख लेंगे। 1940, 1942, 1944, 1945 और 46 जब कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ आता है, इसके बाद हमारे यहाँ भारतीय संविधान की शुरुआत हो जाती है। इसकी टोटल की चर्चा दोस्तों हम 3-4 वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और पूरी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जितना आप अगर समझ पाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वही एक चीज़ याद दिला दूं कि 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है सर दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों
कि इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज अधूरा देखने के बाद कोई भी कंसेप्ट दोस्तों क्लियर नहीं होगा। उससे बेहतर है कि ना ही देखें तो अच्छा रहता है, क्योंकि कंसेप्ट ही जब क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई फायदा होगा दोस्तों? नहीं होगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम इसके परिचय की चर्चा करते हैं कि परिचय यानी कोई भी चीज जब आता है तो उसकी एक पृष्ठभूमि होती है। मैं आपको हमेशा एक परिचय दिखाता हूं, हालांकि इस परिचय से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं होता है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर कोई चीज अगर हो रहा है तो उसकी पृष्ठभूमि तो जरूर होगी, और जब वो पृष्ठभूमि होती है तो उसी पृष्ठभूमि पे अगला कड़ी जो होता है ना डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप तैयारी कर रहे हैं, और कल के डेट में हम लोगों को ईश्वर की दुआ से नौकरी हो जाती है, तो क्या उस नौकरी के होने की वो दिन के तो परिणाम नहीं होंगे, उसका एक परिचय यानी एक पृष्ठभूमि होगा जिसमें हम लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और उसका परिणाम हमें एक दिन निकल जाता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे जब भारत में हम कंपनी के संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे तो ठीक है, मान लिया कि हमने कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट एक दिन का परिणाम होगा? क्या कंपनी ने एक दिन में ऐसा कुछ गलत कर दिया कि वहां से ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए भेजा रेगुलेटिंग एक्ट? ठीक है, तो इस चीज को हमने समझने से पहले उसकी हम परिचय यानी पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्या उसमें किया था, क्या गलतियां की थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए कंसेप्चुअल चीज को ध्यान रखिएगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल पढ़ाई का ना ट्रेड बदल गया है। लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूट्यूब पे चले जाइए, देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देते हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से अगर आदमी पास हो जाता, तो एक किताब आती है घटना चक्र, उसमें हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसी को हम पढ़ के पास हो जाते, लेकिन ये संभव नहीं है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना पड़ता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हमें जवाब देना है। ये हमारे अंदर अगर डेवलप होता है, और ये तभी डेवलप होगा जब हम किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे कंसेप्चुअल स्तर पे। ठीक, मतलब छोड़ छाड़ कर स्टडी करने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके, देखते हैं कि संवैधानिक विकास का परिचय यानी उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। दोस्तों बात हो रही है पलासी और बक्सर। आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। एक चीज हमने ये भी बताया था आपको कि अंग्रेज बड़े समय से इंतजार कर रहे थे कि हमें पैर जमाने का रास्ता बंगाल में मिल जाए और हमें यहाँ का कर वसूलने का अधिकार भी मिल जाए, और ये दोनों चीजें, पैर जमाने का अधिकार और कर वसूलने का अधिकार, इन्हें पलासी और बक्सर के युद्ध के उपरांत मिल जाता है। मिलने के बाद ये मैं थोड़ी कहानी बताता हूँ। इतनी बुरी तरह से हिंदुस्तान में बंगाल को लूटने का प्रयास करते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं होता, यहाँ तक कि अकाल भी पड़ जाता है, बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ता है। और उसके बाद इस लूट पीट का ना असर इंग्लैंड में भी पड़ता है। तब कंपनी देखती है, वहां पे राजा जो होता है वो देखता है कंपनी तो हाथ से निकल रही है और वहां पर इसका ऐसा स्थिति है, तो यहाँ पर भी इसकी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तब जाकर के इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए, ना घर में फैन होता है, फैन में एक रेगुलेटर होता है जो पंखे को क्या करता है दोस्तों, रेगुलेट करता है। ठीक उसी तरह से इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वो आया था, जिससे कि कंपनी को नियंत्रित किया जा सके, उसको बियॉन्ड ना जाए, अपने औकात से बाहर ना निकल पाए। और तब जाकर के यहाँ पे एक उसी कंपनी के संविधान को बना करके भेजा गया कि आपको इस नियम के अनुसार अब आगे काम करना है, और वही धीरे धीरे डेवलप होते चला गया, होता चला गया, और एक समय पूरे संवैधानिक रूप धारण कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। हम लोग कई बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वहां भी कंसेप्ट करेंगे, इस तरह से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि पलासी और बक्सर के विजय के उपरांत एक व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हो गई। आगे बात ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक रूप में भारत में आई थी, वो पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद क्या कर लिया, राजनीतिक रूप धारण कर लिया, कंपनी को छोड़ दी, कंपनी घाटे में जाने लगी और राजनीतिक रूप धारण कर लिया। इससे ये पता चलता है जो कि वहां पर टैक्स वसूलने लगे। ब्रिटिश राजनयिकों को इस नए स्थिति से आशंकित कर दिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले इसका रूप क्या था बेटा, व्यापारिक रूप था, अब उसका रूप बदल करके राजनीति हो गया।
ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश राजनयिक थे, ब्रिटिश के जो राजा थे या वहाँ के जो नेतागण थे, उनको ये आशंका होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव ब्रिटेन में भी पड़ने लगे। इससे वो सशंकित हो गए। तो वही कह रहा है कि व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रिटिश राजनयिकों को इस नए स्थिति ने आशंकित कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नए शक्ति से ब्रिटेन के राजनीति को दुष्प्रभावित करेगी, क्योंकि उसको राजनीतिक सत्ता मिल गया था, पैसा यहाँ मिलने लगा। फलतः ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने और कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और कुशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। आगे बात समझ में दोस्तों बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब यहाँ पे कंपनी का रूप बदला, व्यापार से राजनीतिक धारण किया, तो इंग्लैंड में इस बात की खलबली मचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़े। तब जाकर के वहाँ के राजनीतिज्ञों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और यहाँ पे हो रहे भ्रष्टाचार में कुशासन को कंट्रोल करने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाया, जिसका नाम पड़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ये था क्या, पहला तो काम क्लियर हो गया। ये हमारा पृष्ठभूमि आया, इतना चीज दोस्तों हमें पहले समझना था कि अब हम आपको डायरेक्ट यही बता देते कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक, अब यार ऐसे मान लीजिए यूट्यूब वगैरह पे बहुत पढ़ा लेते हैं लोग, तो अब आप बताइए कि थोड़ी कंफ्यूजन होते हैं, थोड़ा दिमाग में उठता कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रक्रिया थी। अब मैंने आपको बता दिया कि पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो स्थितियां हिंदुस्तान में पैदा हुई कंपनी को लेकर के, इसी स्थिति परिस्थिति को देखकर वहां के लोग सशंकित हो गए और उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए 73 में एक एक्ट आता है जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। अब चलते बात करते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। कह रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान को परिवर्तित किया गया। मतलब कंपनी जो पहले से संविधान आ रहा था, जिस कंपनी को संवैधानिक अधिकार मिला था कि आपको हिंदुस्तान में क्या करना है जी, केवल और केवल व्यापार ही करना है। आपको याद होगा कि कंपनी को ये अधिकार मिल गया था 1909 में, 15 में सार्वजनिक कर दिया गया था, पढ़ा रखा हूं मैं आपको। तो ये अधिकार जो मिला था संवैधानिक अधिकार, उस संवैधानिक अधिकार में कुछ परिवर्तन किया गया क्योंकि अब वो यहाँ पे राजनीतिक कार्य करने लगी थी। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड तथा भारत दोनों ही स्थलों पर कंपनी की संरचना में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक, क्या परिवर्तन हुआ जी, ये अब हमें देखना है। परिवर्तन तो हुआ विद्रोह के बाद, लेकिन क्या हुआ ये अब चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव की प्रक्रिया पुनः निर्धारित किया गया। अब कहा गया कि ब्रिटेन में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के, उनका चुनाव की प्रक्रिया पुनः निर्धारित किया गया कि अब एक बार फिर से होगा और यह निश्चित किया गया कि डायरेक्टरों का निर्वाचन प्रति वर्ष न करके, जो डायरेक्टर अब चुनाव होता था पहले जो प्रति वर्ष होता था, इस प्रति वर्ष न करके 4 वर्ष में एक बार किया जाएगा। पहला प्रावधान ये आया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव को पुनः निर्धारित किया जाएगा और प्रति वर्ष न करके उन्हें 4 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया जाए ताकि वो गड़बड़ ना हो, कोई बीच में धांधली ना हो। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट चेंज किया गया। दूसरा क्या कर दिया गया, पहला मतलब ये आया था पहले से कि प्रति वर्ष उसका डायरेक्टर का चुनाव होता रहेगा। चेंज क्या कर दिया गया कि प्रति वर्ष ना करके अब 4 वर्ष पर एक बार होगा। दूसरा पॉइंट, पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों का नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। जो वहां के ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट थी उसको यह अधिकार दिया गया कि भारतीय मामले पर आप क्या करें, नियंत्रण अधिकार करें। यानी कंपनी अगर कुछ भी भारत में करती है तो इस पर अधिकार आपका होगा, आप कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरा प्रावधान किया गया। तीसरा क्या किया गया कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया। ठीक है, एक मतलब संवैधानिक चीज को देखने के लिए मंडल बनाया गया। यही प्रशासक मंडल बेटा आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हमारे यहाँ 50 तक आते आते संविधान में एक पार्लियामेंट यानी संसद का रूप धारण कर लेगा। तो वही कह रहा है कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य पार्षद बनाए गए। यानी एक गवर्नर जनरल होगा और 4 लोग एक पार्षद होंगे जो उसकी मदद करेंगे। ठीक है,
अब चूंकि बंगाल का भी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि बंगाल के अंदर में ही मद्रास को और मुंबई को भी नियंत्रित कर दिया गया। अब इतने बड़े जगह पर कोई एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो अकेले तो कर नहीं सकता है, तो उसके लिए एक मंत्रिमंडल चाहिए। तो वो मंत्रिमंडल तैयार किया गया। तो एक गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर होगा, जनरल जो कहलाता है गवर्नर जनरल बंगाल का होगा, और 4 अन्य होंगे, मिल करके काम करेंगे और बहुमत के आधार पे कोई नियम पारित होगा, जिधर 3 और जिधर 2 होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब कह रहे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ये प्रक्रिया दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायस राय के बारे में जब तब मैं बताऊंगा कहां पर कैसे कैसे क्या चेंजेस होता है, उस चीज को कराएंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और पहला गवर्नर जनरल जो बना वो बना वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। प्रशासक मंडल में देखिए, एक मैं आपको छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए प्रशासक मंडल में क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारे देश का अगर ये नक्शा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बंगाल हो गया, ये हमारा मुंबई हो गया, ये हमारा मद्रास हो गया। 3 प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर। अब अलग अलग सबके शासन करते थे लोग, कोई कुछ नहीं था, किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, इसीलिए भ्रष्टाचार यहाँ पे फैल रहा था। अब क्या किया गया, कहा गया कि यहाँ का भी अधिकार यहाँ और यहाँ का भी अधिकार बंगाल में चला जाएगा। और इस बंगाल में अब कौन बैठेगा जी, तो बंगाल का अब बना गया क्या, गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा जिसके अंडर में मुंबई और मद्रास भी काम करेगा। तो अब जो गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर, ऐसी स्थिति में अब बताइए कि क्या वो बंगाल प्लस मद्रास प्लस मुंबई अकेले शासन कर सकता था? नहीं ना। तब कहा गया कि 5+1 की स्थिति बनेगी, सॉरी 4+1 वाली स्थिति बनेगी। यानी होगा क्या कि 4 अन्य व्यक्ति नियुक्त किए गए और एक व्यक्ति गवर्नर जनरल होगा और ये 5 लोग मिल करके कोई भी वोट देंगे और कहीं का भी नियम कानून पारित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये संविधान बन करके आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें भी भ्रष्टाचार होने लगा। क्या होने लगा, तो जो ये 4 लोग थे ना एक तरफ, ये जो 4 लोग एक तरफ थे, इसमें से 2 प्रक्रिया थी। एक व्यक्ति की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था और 3 लोगों की नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटेन से होती थी। अब ये तीनों एक ही व्यक्ति होते थे, तो ये तीनों व्यक्ति कहीं पर भी कोई नियम पारित होना होता था ना, तो ये एक ही तरफ तीनों वोट देते थे और ये 2 व्यक्ति एक तरफ वोट देते थे। ऐसी स्थिति में बहुमत इनकी हमेशा हो जाती थी। जब ये 3 लोगों की बहुमत होती थी तो ये तो भ्रष्टाचार रहा, किसी से पैसा ले लिया, पैसा लेकर कानून पारित करवा दिया। तो भ्रष्टाचार को जो खत्म करने की बात की गई थी वो भ्रष्टाचार फिर भी कायम रहा। अब इसमें आगे चल करके जो 3 होंगे ना, 3 की जगह पे 2 कर दिया जाएगा। यानी कहा जाएगा कि जो मंडल होगा उसमें एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य लोग हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर 2-2 की वोट पड़ती है तो उसमें गवर्नर जनरल का जहां वोट होगा उसी को जीत माना जाएगा। ये बात यहाँ पे सुनिश्चित की गई थी और इस प्रकार से इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आई बात समझ में दोस्तों? तो यही हमने कहा कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य किए गए और भ्रष्टाचार को इससे आगे कम कर दिया जाएगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और मद्रास एवं मुंबई के गवर्नरों को युद्ध एवं संधि के संदर्भ में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया कि अब ये किसी भी मामले कोई संधि करना होगा कि हम युद्ध करेंगे तो पहले किससे पूछेंगे, पहले पूछेंगे वो बंगाल से और उसके बाद कोई काम करेंगे। यही वजह था दोस्तों। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब 1776 ईस्वी में हम लोग जब पढ़ रहे थे मराठा को, तो उसमें देखिएगा कि मुंबई में एक संधि किया था मुंबई ने, तो उसको कलकत्ता ने अस्वीकार कर दिया था, जिससे हम लोग सूरत की संधि कहते थे। इसलिए क्योंकि उसने बिना पूछे बंगाल से कर दिया था 75 में। और चूंकि ये नियम आ गई थी 73 में, तो 73 के अनुसार ये तय हो गया था कि मुंबई हो या मद्रास हो, यहाँ का कोई भी गवर्नर जब कोई संधि करेगा या कोई युद्ध करेगा तो उससे पहले वो बंगाल से पूछेगा। लेकिन इसने पूछा नहीं था मुंबई वालों ने, तो उसको रद्द कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। थोड़ी बहुत भी अगर याद होगी तो, अदरवाइज मैं तो बताया ही था। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, अगला एक परिवर्तन इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, 73 में आया, 74 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा सवाल ये पूछा जाता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का तय किया गया था। दोस्तों यहाँ से 2 चीज याद रखिएगा
कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी जी? 1774 ईस्वी में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। और यहीं से प्रक्रिया एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीश की चली। जो इस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और यही प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते आज दोस्तों हमारे यहाँ क्या हो गया है? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या हो गई है। ये वही का विकास है। तो क्या संवैधानिक विकास दिख रहा है? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अब अगला पॉइंट कहता है, ये हो गया यहाँ से, ये हमारे 6 परिवर्तन किए गए। 6 परिवर्तन के बाद हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो गया। इसके बाद फिर भी कंपनी का कुछ ना कुछ कंडीशन खराब ही रहा और स्थिति बदल नहीं रही थी, वैसे ही भ्रष्टाचार हो रहा था। तब एक अगला एक्ट आया जिसका हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी इसी को दोस्तों हम लोग संशोधन एक्ट भी कहते हैं। कुछ संशोधन किया गया इसमें, क्योंकि 73 में जो आया था ना, उसमें रूल था कि वो 20 साल के लिए आया था, लेकिन परिवर्तन बदल गया, परिवर्तन हुआ नहीं, ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, तो हमने बीच में ही उसको 10 साल में ही हमने कुछ नया चेंज करने का प्रयास किया। तो इसीलिए इसको हम लोग संशोधन एक्ट भी कहते हैं। कह रहा है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास सफल नहीं हो सका। आगे बात ना कि 73 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी पर नियंत्रण करने की बात की गई थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। तब जाकर के 1784 में पिट्स नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो संविधान भेजा उसी को हम लोग पिट्स इंडिया कहते हैं, उसी के नाम पर। तो पिट ने भारत संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को पिट्स का इंडिया एक्ट कहते हैं, यानी पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, और उसी के नाम से आया था। इस एक्ट द्वारा भारत के मामलों के लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर निगरानी रखने का कार्य करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो किस पर, जो आपने बताया था ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो चुनाव प्रति वर्ष होती थी पहले, अब उसको 4 साल पर एक बार कर दिया गया। उस पर नियंत्रण करना किसको रखा गया? कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियुक्त किया गया। एक मामला बनाया गया, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, और ये क्या करता है अब? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी। बताया था अभी कि एक गवर्नर जनरल और 4 जो मेंबर होते थे उसमें से एक घटा करके 3 कर दिया गया, ताकि अब क्या होगा, कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ बहुमत जाएगी तो 2-2 का हो जाएगा, और 2-2 के बहुमत में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में वहां पर गवर्नर जनरल का जिधर वोट जाएगा उसी को जीत मान ली जाएगी। तो कम से कम गवर्नर जनरल की बात तो निश्चित हो जाएगी। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को भी गवर्नर जनरल और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया, इसको भी नियंत्रण में ला दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मध्य शासन के अधिकार को भी विभाजित कर दिया गया कि दोनों का अलग अलग शासन क्या होगा, एक दोहरा शासन लागू होगा इस प्रकार से। ठीक है, डायरेक्टर के मध्य शासन के अधिकार को विभाजित किया गया। इस प्रकार क्या होगा, एक ही जगह पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी काम करने लगे। एक व्यक्ति राजनीतिक मामला देख रहा था तो दूसरा व्यक्ति आपको आर्थिक मामला देखने लगा, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक और सैनिक मामलों पर अपना नियंत्रण रखती थी, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के आंतरिक प्रशासन, भारत के सामान्य प्रशासन और व्यापार संबंधी मामलों की देखरेख करती थी। इस तरह से कंपनी ने क्या कर दी, कंपनी पर वहां के शासक ने कुछ नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और बात भी बनी। अब कह रहा है कि दोहरी शासन की व्यवस्था यहीं से शुरू होती है दोस्तों, जो 1858 तक चलती रही, जब ब्रिटिश संसद ने भारत संबंधी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर भारत पर ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। तब जाकर के ये दोहरा शासन समाप्त हुआ, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थिति अलग हुई। कंट्रोल याद रखिएगा जो राजनीतिक मामला को देख रहा था, और बोर्ड जो था वो व्यापारिक मामले को देख रहा था। आगे बात दोस्तों, तो कुछ हद तक नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके बाद अब आता है 1793 का चार्टर एक्ट। अब ये 20 साल के लिए आया था तो 93 में ही होगा। 1793 में पारित चार्टर अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत संबंधी अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। फिर से इसको अगले 20 वर्ष के लिए कर दिया गया। 1786 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द करने का जो अधिकार कार्नवालिस को दिया गया था, वह अब गवर्नर जनरल के अस्थायी अधिकार के रूप में बना दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता भ्रष्टाचार तो फैल ही रहा था, तो उस भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए 86 में एक संशोधन करके व्यक्ति को लाया गया था भारत में। इसका नाम था कार्नवालिस, जिसके बारे में हमने चर्चा पहले भी किया है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त का करने वाला यही व्यक्ति था कार्नवालिस।
इसको लाया गया तो इसको विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकार दी गई थी। वही अधिकार अब आगे जो भी गवर्नर जनरल भारत में आएगा उसके लिए निर्धारित कर दिया गया कि अब उसको वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि गवर्नर जनरल का मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया कि स्पष्ट होगा। यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय कोष से, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे जो लंदन में, उनको भारतीय कोष से वेतन दिया जाएगा। भारतीय कोष से वेतन देने की यह व्यवस्था 1919 ईस्वी तक बनी रही। देखिए, काम कर रहा है बैठ के लंदन में, पैसा ले रहा था भारत से, कितनी अजीब हाल थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत था आज थोड़ा सा, जो भी होगा उसको फिर आगे हम लोग 1813, 1833, 1853 तक पढ़ेंगे। 3 चार्टर एक्ट को एक दिन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग आगे जो 58 का आएगा वहाँ से जो परिवर्तन दिखाई देगा उसके आगे हम लोग आगे की कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिए। मुझे विश्वास है कि पहली बार आप ये पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जल्दी आपको इतिहास में कोई इसे पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ को वो लोग सीधा पॉलिटी में पढ़ा देते हैं, संवैधानिक विकास को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। मैंने आपको यहाँ से पढ़ाने का प्रयास किया है, थोड़ा यहाँ पढ़ाएंगे। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें जो रह जाएगी उसको हम लोग फिर से पॉलिटी अपना जब पढ़ेंगे उसमें शुरू करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें बता दूंगा आपको कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। 2 बार वीडियो देखने का मौका मिले तो 2 बार देख लीजिएगा। अपना नोट्स बनाइए, या आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना डाल ही देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और शेयर के साथ ही साथ आपको दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपका चैनल जो है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ता चल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।